हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उसामा मुबारक। वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंट्स। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने अफ़गान क्राइसिस को कवर किया और ये जाना कि कैसे कैसे वहाँ के सिविलियंस उस स्ट्रगलिंग टाइम से और ट्रांजिशन पीरियड से गुज़र रहे हैं, आज भी गुज़र रहे हैं। वहाँ का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो चुका है। वहाँ से एमिग्रेशन हो रहा है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग अपना देश छोड़ने को तैयार हैं और दूसरी कंट्रीज़ में एसाइलम सीख कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी है तालिबान के ऊपर। हमने जैसे बताया लास्ट वीडियो में कि हम तालिबान के ऊपर ये वीडियो कवर करेंगे और जानेंगे कि तालिबान ने कैसे ग्रो किया है और वो एक इतनी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन कैसे बन गई। दोस्तों, एक बात तो समझ में आती है, उस वीडियो में अभी आपने ये महसूस किया होगा कि अफ़गानिस्तान कभी सुकून में तो नहीं रहा है। और क्यों नहीं रहा है? दो कंट्रीज़ का इंटरफेरेंस हमेशा अफ़गानिस्तान में रहा और वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड यूएसएसआर। हालांकि यूएसएसआर बाद में टुकड़ों में बट के रशिया और दूसरी कंट्रीज़ एक अलायंस बन गई, वो एक अलग स्टोरी है। बट वो पहले की यूएसएसआर अलग कंट्री थी और यूएस अलग कंट्री थी। तो ये दोनों कंट्रीज़ का इंटरफेरेंस अफ़गानिस्तान में हमेशा रहा है। दोस्तों, चाहे अफ़गानिस्तान की बात हो, चाहे यूएस या रशिया की बात हो, किसी के लैंड को सीज़ करने की बात हो, किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में ये हमेशा देखा जाता है कि हर कंट्री दूसरी कंट्री की सीमाओं को एक्वायर करने के लिए वहाँ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट उनके होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा से ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट्स लेने के लिए वो कंट्री इन्वेस्ट करती है। यहाँ पर भी दोस्तों, अफ़गानिस्तान में जो कब्ज़ा चला आ रहा है वो दो कंट्रीज़ में एक टक्कर रही है कि अफ़गानिस्तान पर किसका क्लेम रहेगा। वो कंट्रीज़ हैं अमेरिका एंड यूएसएसआर। दोस्तों, ये देखिए कि अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी में ये हमेशा इंक्लूड करता है कि वो डायरेक्ट लड़ाई न करके जिस कंट्री से लड़ाई होती है उसके नेबरिंग स्टेट्स को फंडिंग करता है। और जैसे कि पाकिस्तान में जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं उनको फंडिंग करता है और उस फंड से वो ऑर्गेनाइजेशंस गन्स, वेपन्स ख़रीदते हैं और अपने जो ओपोनेंट हैं उनसे वो लड़ते हैं। तो एक बैकिंग जो मिलती है उन ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका के ही थ्रू मिलती है। तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में ये रहा है हमेशा से ही। एंड व्हेन इट कम्स टू रशिया, दैट वाज यूएसएसआर एट दैट टाइम, तो यूएसएसआर जो है उसने 9 साल तक अपनी सेनाएं जो है अफ़गानिस्तान में भेज के रखा। और इसलिए भेज के रखा कि वो लोग ये सोच बैठे थे कि ये जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं इनको ज़िंदगी गुजर बसर करना नहीं आता। दे डोंट नो हाउ टू स्पेंड द लाइफ, हाउ टू सर्वाइव। पहनने ओढ़ने का सलीका नहीं है, उनको जीना नहीं आता है। तो सो कॉल्ड दीज स्टेट्स लाइक यूएस एंड रशिया will teach them that how to survive and how to spend their life in a productive way। तो ये एक बहुत ही बचकाना सा एक इंटरेस्ट लगता है और लगता है कि ये ग्रीडी सोच के तहत ये अफ़गानिस्तान को एक्वायर करने के लिए सारी मशक्क़त करते रहे हैं, यूएस एंड रशिया। तो दोस्तों, आप ये देखिए, यूएस हमेशा से ही रशिया का अपोज करता रहा है, चाहे वो कोल्ड वार हो, चाहे वो अफ़गान क्राइसिस की बात हो। तो दोस्तों, वहाँ के जो सिविलियंस थे उन्होंने हमेशा एक इनसिक्योरिटी ये लगी रहती थी कि हम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हो सकते। और बस यही नहीं था, वहाँ के जो इंटरनल लीडर्स थे अफ़गानिस्तान में उनकी भी अपनी अपनी पार्टीज़ उन्होंने बना कर रखी थी। जैसे एक पीडीपीए पार्टी है अफ़गानिस्तान में, काफ़ी बड़ी पार्टी है, उसके भी 2 फाड़ हो गए थे, 2 पार्ट्स में बट गई थी और उसमें पूरी पॉलिटिक्स चली। तो इस वजह से किसी भी कंट्री का कोई भी इंटरनल अफेयर जब तक मजबूत नहीं होगा, वहाँ के लॉज या वहाँ की अपने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस मजबूत नहीं होगा, तो बाहर के देश उसमें इंटरफेरेंस करेंगे और वहाँ के लैंड या उस पूरी कंट्री को एज अ होल एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बड़े मज़े का सब्जेक्ट है ये। आप ये देखिए, अफ़गानिस्तान की एक इतनी अनोखी हिस्ट्री रही कि वहाँ पर एक लीडर रहे अमानुल्लाह खान। और मैं इन साहब का नाम ख़ास तौर पे इसलिए ले रहा हूँ, ये अपने आप में एक्सक्लूसिवली एक अनोखा लीडर जिसने
जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जो मोनार्की वहाँ पर रही, उसको हमेशा के लिए बदल के रख दिया। तो अमानुल्लाह खान साहब जो थे, उन्होंने अपनी ही डायनेस्टी के रूल्स को वायलेट करते हुए एक क्वीन जो उनके साथ रही, सोराया तर्जी, उनसे शादी की, क्योंकि ये माना जाता था इनकी डायनेस्टी में, अमानुल्लाह खान की डायनेस्टी में, कि मल्टीपल मैरिजेस का कंसेप्ट था कि एक इंसान 2, 3, 4, 5 औरतों से शादी कर सकता है। तो ये डायनेस्टी का एक प्रोटोकॉल था, इस सेट ऑफ रूल्स के तहत लोग शादी करते थे। बट इस बाइगेमस मैरिजेस को एबॉलिश किया अमानुल्लाह खान ने जब वो वहाँ के लीडर बने, वहाँ के मोनार्क थे, और अपनी जो इनकी शरीक हयात थी, यानी कि उनकी वाइफ थी, उनको क्वीन बना दिया। और इन दोनों ने मिलकर जेंडर इक्वालिटी के लिए, लड़कियों की एजुकेशन पे बहुत काम किया, और ये श्योर किया कि किसी भी हालत में एक डिस्क्रिमिनेशन किसी भी लेवल पे ना आ पाए, वेदर इट कम्स टू एजुकेशन बायसनेस, इट कम्स टू जेंडर बायसनेस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो अमानुल्लाह खान को भी उनकी गद्दी से हटा दिया गया। दोस्तों, किसी भी देश के इतिहास में ये हमेशा रहा है, कोई भी पावरफुल या फिर कोई भी सत्ता पर होता है, या तो उसका असैसिनेशन हो जाता है, उसको मार दिया जाता है, या पॉलिटिकल गेम खेलकर उसको हटा दिया जाता है। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री में तालिबान का जो रोल रहा है वो इस तरह से रहा है कि आप ये देखिए, किसी कंट्रीज़ को गवर्न करने के लिए वहाँ पर रेबेलियन को हटाना ज़रूरी रहा है, उसको क्रश करना ज़रूरी रहा है। 1923 एंड 1924 में अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वहाँ की रेबेलियंस हमेशा खड़े होते रहे हैं, उनको क्रश भी किया गया। एंड 1928 में जब रेबेलियन सक्सेसफुल हो गए तो वहाँ की मोनार्की अफ़गानिस्तान की ख़त्म कर दी गई। दोस्तों, आप ये देखिए कि अफ़गानिस्तान में जो तख्ता पलट हुए हैं वो अपने इंटरनल अफेयर्स के कारण नहीं हुए हैं, कहीं ना कहीं यूएस और रशिया का उसमें हाथ रहा है। आप महसूस कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया कि 9 साल तक रशियन जो सेना थी वहाँ पर रही और ये श्योर करती रही कि रशिया का दबदबा हमेशा अफ़गानिस्तान पर बना रहे और यूएस भी उस पर इंटरफेयर ना कर पाए। तो हमेशा ये होता है, कभी यूएस का पलड़ा भारी रहता था, कभी रशिया का पलड़ा भारी रहता था। दोनों चाहते थे कि अफ़गानिस्तान पे एज अ होल दोनों कब्ज़ा कर सकें। हल्के हल्के जब यूएसएसआर के बंटवारे हुए, ये एक अलायंस जो थी एक टूट गई और रशिया अलग हो गई और उसमें से और फाड़ अलग हो गए और कंट्रीज़ अलग हो गई, तो रशिया अपने आप में कमज़ोर हो गया और 9 साल बाद अपनी आर्मी अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करने लगा। तो दोस्तों, जब अपने घर में आग लगी हो तो इंसान नहीं सोच सकता कि किसी और के घर में आग लगाई जाए। तो कुछ इसी तरह का रशिया का भी एटीट्यूड वहाँ पे दिखाई देता है। तो रशिया बहुत कमज़ोर पड़ रहा था, अपनी ट्रूप्स वहाँ से विड्रॉ कर ली अफ़गानिस्तान से रशिया ने। और यूएस जो था, यूएस हमेशा से किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग करके इनडायरेक्ट वे में टारगेट कंट्री का अपोज करता हुआ आया है। जब बात आती है अफ़गानिस्तान की, तो जो मुजाहिदीन ग्रुप था उसको फंडिंग कर करके अमेरिका ने इतना मजबूत कर दिया। क्योंकि दोस्तों, आप ये देखिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसों की बहुत बड़ा रोल होता है। वहाँ पे उनका सर्वाइवल, उनका खाना पीना, उनका रहना सहना, हथियार ख़रीदना, वो बहुत महंगे महंगे आते हैं और बिना एक कंसोलिडेटेड सपोर्ट के वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो यूएस ने हमेशा यही किया है, मुजाहिदीन ग्रुप हो या अलकायदा हो या कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको कंसोलिडेट करके, उसको मजबूत करके और दूसरी कंट्रीज़ को यूएस कंट्रोल करता रहा है। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान की जहाँ तक बात आती है, तो तालिबान की अगर बात करें तो तालिबान में कोई एक पर्टिकुलर ट्राइब के लोग नहीं थे। उसमें से जैसे मैं बात करूं, अफ़गानिस्तान में एक ट्राइब है पश्तून ट्राइब। तो 38% वो अफ़गानिस्तान में रहते हैं और उसी ट्राइब के लोग पाकिस्तान में भी रहते आए हैं। तो यूएस ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई कि उस पश्तून ट्राइब को प्रोवोक किया, उनको पैसों से भी मजबूत किया और उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऐसे ऐसे मैसेजेस फैलवाए कि, और ये बताया गया कि आपके ख़िलाफ़ बहुत गलत हो रहा है, आपको अपनी कंट्री से निकाल दिया गया है। तो जो वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट पाकिस्तान में पश्तून्स का चल रहा था, जो अफ़गानिस्तान के लोग थे, उसको अमेरिका ने काफ़ी हद तक मजबूत किया और ये चाहा कि लोग आपस में
एक दूसरे के अपोज हो जाएं और उसके ही चलते अमेरिका अपना क्लेम अफ़गानिस्तान पर करे। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको ये देखना होगा कि रशिया और अमेरिका किस तरह से इंटरफेयर करके इलॉजिकली अपना क्लेम साबित कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि दे वांट टू टीच द अफगान सिटीजन्स दे डोंट नो हाउ टू लिव द लाइफ स्टाइल, दे डोंट नो हाउ टू कैरी देमसेल्व्स इन द स्फीयर्स ऑफ लाइफ। तो ये लोग सिखाना चाहते हैं, तो और उसके एवज़ में वो वहाँ की प्रॉपर्टी, उस पूरी गवर्नेंस को हथियाना चाहते थे हमेशा से ही। और तालिबान का जहाँ तक रोल है, तालिबान एक कट्टर ऑर्गेनाइजेशन रही है, वो अफ़गानिस्तान में एक शरिया कानून लाने की फ़िराक में है। दोस्तों ये देखिए कि तालिबान के जब आप शरिया कानून, जो अगर तालिबान का होल सोल वहाँ पे गवर्नेंस कायम हो जाता है, पूरे कंट्रोल में अफ़गानिस्तान को ले लेता है, तो तालिबान के जब आप लॉ सुनेंगे, शरिया लॉ सुनेंगे, तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। अगर तालिबान अफ़गानिस्तान के अंदर होल सोल तरीके से, कंसोलिडेटेड तरीके से सत्ता में आती है, तो तालिबान ऐसे कानून लाएगा जिसमें ये होगा कि वहाँ के लोग टीवी नहीं देख सकते, वहाँ के लोग मोबाइल फ़ोन पे बात नहीं कर सकते, इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। किसी औरत को घर से बाहर जाने की इजाज़त तभी होगी जब उसको एक मर्द एकम्पनी कर रहा हो। और दोस्तों 10 साल से ऊपर की औरतों पे ख़ास निगरानी रखनी जाएगी कि वो किस तरह की लाइफ जी रही हैं, क्या वो पर्दे से बाहर तो नहीं है। दोस्तों जैसा मैंने अमानुल्लाह खान की वाइफ जो सुराया तरजी थी, उन्होंने एक अपनी स्पीच में कहा था कि शरीयत में ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर तरीके की कवरिंग बताई गई हो, पर्दा बताया गया हो। तो उन्होंने इस चीज़ को सिरे से नकारा था। और दोस्तों हम अफ़गानिस्तान के बारे में जब भी बात करते हैं तो हम ये देखते आए हैं कि कैसे कैसे पुराने टाइम्स में भी लीडर्स ने इन्वेट किया है, चाहे वो मुगल्स रहे हों, मंगोल रहे हों, चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट मैसिडोनियन रूलर्स रहे हों, चाहे ईसाइयों के लीडर रहे हों, सब ने इन्वेट करने की कोशिश करी है। और वो इसलिए ही की है क्योंकि व्हेन यू विल सीम टू बी अ वीक रूलर देन एवरीवन वुड वांट टू एक्वायर यू इन योर एंटायरिटी। तो दोस्तों जब हमें लगता है कि एक मनुष्य प्रवृत्ति है, ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी को कमज़ोर देखते हैं तो आप उसको दबाना चाहते हैं, बट व्हेन अ पर्सन इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल यू कांट possess him as you want, तो आप पे उसका कोई ताकत नहीं चलती एंड यू लीव इट हिम और हर एज इट इज़। तो दोस्तों ऐसा ही होता आया है कुछ अफ़गानिस्तान के साथ। अफ़गानिस्तान ने अपने लेवल पे कोशिश की है, वहाँ की गवर्नेंस ने भी अपने आप को बचाने की कोशिश की है, बट क्योंकि इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स रहे हैं और बाहर की ताकतों का भी इंटरफेरेंस काफ़ी हद तक रहा है, इसलिए अफ़गानिस्तान अपने वजूद से पूरा कायम नहीं हो पाया। और तालिबान एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसने यूएस को भी अपने घुटनों पे लाद दिया है। आप ये देखिए कि अमेरिका पिछले 1-1.5 महीने से कुछ नहीं बोल रहा है, और 1990 और अराउंड 1991 तालिबान एक्टिव हुआ, तब से अब तक तालिबान यूएस से लड़ता रहा है। और यूएस ने पहले तो तालिबान को फंडिंग करी और अब जाके वो अपोज भी करने लगा, लेकिन तालिबान को अमेरिका अभी भी ओवर पावर नहीं कर पाया है। दोस्तों आपको ध्यान होगा सन 2000 के आसपास जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ अमेरिका के अंदर, तो उसामा बिन लादेन जो अलकायदा का एक सरगना माना जाता था, उसको अमेरिका ने नेस्तनाबूद कर दिया। जो पाकिस्तान में एक जगह है एबटाबाद, वहाँ पे उसके बंकर के ऊपर एयर स्ट्राइक करी और उसको मार दिया गया। और उस टाइम पे अमेरिका ने कोई परमिशन नहीं ली थी पाकिस्तान से कि वहाँ एंटर करे और वो ऐसे एयर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि एक दादागिरी अमेरिका की हमेशा से ही चलती आई है। और व्हेन इट कम्स टू हिज ओन होम, अमेरिका पे ही किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक कर दिया, तो दोस्तों अमेरिका कहाँ चुप बैठने वाला था। तो वो अटैक जो था उसका बदला लेने के लिए उसामा बिन लादेन को मार दिया गया। और आप ये देखिए, ये उसामा बिन लादेन वही टेररिस्ट था जो रशिया के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान के लिए लड़ रहा था। उस टाइम पे अमेरिका भी उसामा बिन लादेन का साथ दे रहा था। तो दोस्तों देख रहे हैं आप कैसे स्ट्रेटजी और ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ कैसे वेरी करते हैं, कैसे चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ
सर्टेन फेज़। तो दोस्तों यही था, तालिबान को हमेशा से ही डेवलप कंट्रीज़ ने मजबूत किया है, और जब वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए तो वो डेवलप कंट्रीज़ लाइक यूएस उनके हाथ से भी बाहर थे। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे। और आपको कोई भी क्वेरी इस वीडियो से रिलेटेड या लास्ट वीडियो से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और अपना प्यार बनाए रहिए। थैंक यू दोस्तों।